तो स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने प्लेन के इक्वेशन को देखा था कि प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स 0 के फॉर्मेट का होता है। यहाँ पे जो ए बी सी हैं वो उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। आज के इस वीडियो में हम इस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और कुछ और भी नई नई बातें हम प्लेन से जुड़ी हुई डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म क्यों बोलते हैं। तो इसका कारण ये है कि इस फॉर्म में हमें प्लेन ओरिजिन से कितनी दूरी पर है ये पता रहेगा, यानी कि हमको ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस पता रहेगी, नॉर्मल डिस्टेंस पता रहेगी, इसीलिए इसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई। मान लीजिए कोई एक प्लेन है जो इस प्रकार से स्पेस में दिया गया है हमें, जो इन तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप सामने से अगर देखेंगे, अगर आप कल्पना कर पा रहे होंगे, तो आपको देखने में जैसे प्लेन तो त्रिभुज जैसा नहीं होगा, लेकिन प्लेन चूंकि एक्सिस को एक्स वाई और जेड एक्सिस पे काट रहा है, तो उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो हमको एक ट्रायंगल जैसा फील होगा। और मान लीजिए कि ये जो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ए हो गया, वाई एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट बी हो गया, और जेड एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट सी हो गया। ठीक है, हमें इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि इस प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल पी है। आपको इस चीज़ को समझाने के लिए हम इसी फिगर को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये ऊपर की तरफ आपकी जेड एक्सिस है। कोई एक प्लेन है, देखिए अगर आप जेड एक्सिस की तरफ से देखेंगे तो आपको यही प्लेन कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो एक्स एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है। तो अगर आप जेड एक्सिस की तरफ से देख रहे हैं तो आपको यही सिनेरियो ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे ये जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट ए पर काट रहा है और वाई एक्सिस को ऑब्वियसली पॉइंट बी पे काट रहा है। ठीक है, और ये जो प्लेन है ये आपका जेड एक्सिस को भी कहीं काट रहा है। इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए हम आपको ऐसे थोड़ा सा बना दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये प्लेन आपको ऐसा लग रहा है कि एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, और जो प्लेन है उसको ऐसे काट रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस को हम मान लें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी हम डिस्टेंस बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही डिस्टेंस जनरली बोलते हैं। तो इसको हम मान ले रहे हैं पी। तो यहाँ पे तो आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ, ये प्लेन की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो पी है। लेकिन अगर उसी डिस्टेंस को हम यहाँ समझना चाहें तब हम कहेंगे कि ये जो प्लेन ए बी सी दिख रहा है, इस पर एक हमने पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट की यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया पी। ठीक है, हम क्या किए हैं कि ओरिजिन ओ से प्लेन जो है ए बी सी, उस पर एक पॉइंट एन ले लिया हमने, और उस ओ से एन तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने पी नाम दे दिया। और आप इतना समझेंगे कि ये जो ओ एन है इस पूरे प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये ओ एन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है? अगर ओ एन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि इस प्लेन पर अगर हम कोई लाइन लेंगे तो ओ एन उस लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगी। तो लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट एन तो है ही हमारे पास, एक और पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी। ठीक है, तो जो पी एन लाइन है, जो पी एन लाइन सेगमेंट है, वो परपेंडिकुलर होगी किस पे, ओ एन पे। अब हम मान ले रहे हैं कि जो पी का कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। पी के कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, चूंकि पी
कोई भी पॉइंट हो सकता है, n को किसी भी पॉइंट से मिला देंगे, n तो प्लेन पर स्थित एक पॉइंट है, तो n को प्लेन पर स्थित किसी भी पॉइंट से मिला देंगे तो हमको हर बार एक लाइन मिलेगी और हर वो लाइन ओ एन पे परपेंडिकुलर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि p जो है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है कि वो यहीं पे होगा, वो यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हमने जो p का कोऑर्डिनेट लिया है वो वेरिएबल लिया है ना। एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है, वो वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इनकी पोजीशन जो है फिक्स नहीं है, इसीलिए हमने पी के कोऑर्डिनेट्स को क्या लिया है, एक्स वाई जेड लिया है। ठीक है, तो अब तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की है कि अगर कोई पॉइंट दिया गया है हमें P, ठीक है, इसकी जो है ओरिजिन से डिस्टेंस को हम मान ले रहे हैं स्मॉल r, और O से P जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे पास वो L, M और N है। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस r है, और हमको ये पता है कि ओरिजिन से वो जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, हमारे पास L, M, N है। तो हमने बताया था कि इस केस में आप P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं LR, MR, NR, यानी कि आप ऐसे समझिए कि x की वैल्यू LR, y की वैल्यू MR और z की वैल्यू NR। तो यही सेम काम अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो ध्यान दीजिए, n के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि O से n तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, P है, और हम मान के चल रहे हैं कि जो ओ एन डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस है वो L, M और N है, यानी लेट डायरेक्शन cosines in the direction of ON, O से N जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम मान ले रहे हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस आ रही है हमारे पास वो L, M और N है। तो यही सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं कि O से N की डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस पता है L, M और N, और O से N तक की जो डिस्टेंस है वो P है, यानी R की जगह कितना है, P है। तो इसका मतलब N के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, LP, MP और NP। ठीक है, LP, MP और NP। अब N के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए और P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, तो हम PN की डायरेक्शन रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PN। PN जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं, तो वो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 हैं, तो AB डायरेक्शन में जो डायरेक्शन रेशियोज होती हैं वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होती हैं। तो N के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं LP, MP और NP, और P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब अगर हम PN की डायरेक्शन रेशियोज निकालें तो वो डायरेक्शन रेशियोज हम ले सकते हैं x माइनस LP, y माइनस MP और z माइनस NP। तो ये PN की डायरेक्शन में हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज पता चल गई, और ON की डायरेक्शन में हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस पहले से पता है, और हमको ये भी पता है कि जो PN है वो प्लेन पर स्थित एक लाइन है और ON जो है वो प्लेन की ओरिजिन से नॉर्मल डिस्टेंस है, यानी वो उस डायरेक्शन में नॉर्मल है। तो जब नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि ON और PN आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ON और PN आपस में अगर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात डायरेक्शन रेशियोज अगर हमें PN की पता है तो हम डायरेक्शन कोसाइंस भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसको लिख दे रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ PN। तो हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियोज अगर पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए बस जो डिस्टेंस होती है उन दोनों पॉइंट्स की उसी डिस्टेंस से भाग दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको PN के डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए क्या करना होगा, बस PN की जो डिस्टेंस है उसी से हमें भाग दे देना होगा, यानी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगी, x माइनस LP अपॉन PN, y माइनस MP अपॉन PN और z माइनस NP अपॉन PN। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई डायरेक्शन
कोसाइंस किसकी, पी एन की, और पी एन की डायरेक्शन कोसाइंस पता हो गई, और ओ एन की डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे पास क्या, एल एम और एन। और हमको पता है कि ओ एन और पी एन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ओ एन और पी एन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि ओ एन की डायरेक्शन कोसाइंस अगर यल वन यम वन यन वन है, और पी एन की डायरेक्शन कोसाइंस अगर यल टू यम टू और यन टू है, तो चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं इसलिए यल वन यल टू प्लस यम वन यम टू प्लस यन वन यन टू बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस एल पी अपॉन पी एन इंटू एल प्लस वाई माइनस एम पी अपॉन पी एन इंटू एम और प्लस जेड माइनस एन पी अपॉन पी एन इंटू एन इक्वल्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस एल पी बाई पी एन, वाई माइनस एम पी बाई पी एन और जेड माइनस एन पी बाई पी एन, ये पी एन की डायरेक्शन को साइंस हैं, और एल एम और एन ओ एन की डायरेक्शन को साइंस हैं। और चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं इसीलिए यल वन यल टू प्लस यम वन यम टू प्लस यन वन यन टू बराबर क्या हो गया है, ज़ीरो। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा हमारे पास एल एक्स माइनस एल स्क्वायर पी। ठीक है, ऐसे ही प्लस एम वाई माइनस एम स्क्वायर पी और प्लस एन जेड माइनस एन स्क्वायर पी बराबर ज़ीरो। ठीक है, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स, दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, पी कॉमन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और हमें पता है कि एल एम एन अगर डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है, इसलिए ये हो गया पी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन आ गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स पी, और ये प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है। इसको नॉर्मल फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पी है, पी का मतलब ओरिजिन से प्लेन की जो नॉर्मल डिस्टेंस है, यानी जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वो हमें पता है, वो हमें दी गई है। तो उसके पदों में, उसके टर्म में अगर प्लेन का इक्वेशन आ रहा है तो इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बात ये भी समझनी है कि जैसे जो हमने प्लेन बनाया था उसको हम फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं। तो प्लेन मान लीजिए हमारे पास था ए बी सी, तो हमने ये देखा था कि जो एन है इस प्लेन पर स्थित पॉइंट था और जो ओ है वो ओरिजिन था, और हमें पता है कि ये जो ओ एन है इस प्लेन पे क्या था, परपेंडिकुलर था। प्लेन पर ही हमने एक लाइन लिया था पी एन, पी एन परपेंडिकुलर था ओ एन के, तो इसका मतलब ये है कि प्लेन पर स्थित एक लाइन परपेंडिकुलर है ओ एन के, इसका मतलब ओ एन क्या है, इसका नॉर्मल है। और इसी ओ एन की डायरेक्शन को साइंस हमने मानी थी एल एम और एन। ठीक है, तो अगर आप इस प्लेन का जो इक्वेशन आया है अगर आप इसको समझना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे जो एल एम और एन क्या है, वो ओ एन के क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। यानी कि इस प्लेन का जो नॉर्मल है उस नॉर्मल की ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। और पी क्या है, ओरिजिन से उसी प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो प्लेन का तो जनरल इक्वेशन हमने ऐसा पढ़ा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर ज़ीरो। और हमने इसके लिए भी बताया कि यहाँ पे जो ए बी और सी है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन डायरेक्शन रेशियोज को भी हम डायरेक्शन कोसाइंस बना सकते हैं। तो अगर इनको डायरेक्शन कोसाइंस बनाना हो, जैसे मान लीजिए डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास ए बी सी हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस बनाने के लिए क्या करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देते हैं। तो अगर एक बार हम भाग दे दें तो देखिए हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स माइनस डी, यहाँ पे जेड भी होगा, ये जेड है, बराबर माइनस डी अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ पे जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी है वो प्लस माइनस साइन के साथ है, प्लस माइनस साइन के साथ, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ है ये। तो अब अगर आप ध्यान दें तो ये इक्वेशन और ये जो हमने ऊपर ये इक्वेशन लिख रखा है ये दोनों सेम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब तक जब तक प्लेन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो था तो तब तक यहाँ पे जो ए बी सी है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जो ही हमने प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दिया तो अब ये जो क्वांटिटी आ रही है ये क्वांटिटी क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब ये एल हो गया, तो ये हो गया एल एक्स, ये हो गया एम वाई, ये एल एक्स हो गया, ये टोटल एल हो गया तो एल एक्स, ये एम हो गया तो एम वाई, और ये एन हो गया तो एन जेड। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी, ठीक है। ये जो भी वैल्यू दिख रही है इसको हम डिस्टेंस बोल रहे हैं क्योंकि ये डिस्टेंस ही है। क्या है, कौन सी डिस्टेंस है, ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये वो है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हम इस जनरल फॉर्म का जो इक्वेशन है इसको भी नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट किए कैसे, उसके लिए हमको ये करना होगा। और ये करने के लिए देखिए हमने किया क्या है, डी को राइट हैंड साइड में हम ले गए हैं और प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दिए हैं, ठीक है। अभी इसको समझना इतना भी थोड़ा आसान नहीं है, इसको अभी हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको इसके पीछे की जो बेसिक बात है, जो इसके पीछे का फंडामेंटल आइडिया है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिर से एक बार समराइज कर रहे हैं, हमारे पास प्लेन का जनरल इक्वेशन ये था। तो हमें पता है कि जो ए बी सी है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम अंडर रूट में प्लस माइनस चिन्ह के साथ अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस क्वांटिटी से भाग दे तो हमें पता है कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाएंगे। तो इसका मतलब ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। तो प्लेन के इक्वेशन में यहाँ पे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड आ गया। तो इसका मतलब ये जो भी बराबर में चीज़ है वो क्या हो गई, पी हो गई। अब एक बात ध्यान देंगे, पी है क्या, पी प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस हर हाल में पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको पी बोल रहे हैं तो इसको पी तभी बोल पाएंगे जब ये क्वांटिटी हर हाल में पॉजिटिव आए। आप ध्यान देंगे कि अंडर रूट से जो बाहर वैल्यू आएगी वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी, लेकिन अब जैसे प्लेन के इक्वेशन में तो यहाँ पे जो डी है वो तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगर हम चाहते हैं कि वो नॉर्मल फॉर्म में रहे तो नॉर्मल फॉर्म में का मतलब ये है कि जो पी निकल के आ रहा है वो हर हाल में पॉजिटिव हो। तो वो कैसे करेंगे, अंडर रूट वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अगर डी भी पॉजिटिव है तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन अगर डी नेगेटिव है तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अंडर रूट के साथ एक माइनस साइन भी जो है उसको हम ले लेंगे ताकि ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। और बुक्स में इसके लिए एक समाधान बताया गया है। वो समाधान ये है कि अंडर रूट से बाहर निकल के जो क्वांटिटी आएगी वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो आप उसको पॉजिटिव ही लीजिए। आप क्या करिए कि डी को भी पॉजिटिव लीजिए। तो डी को कैसे पॉजिटिव करेंगे, डी को पॉजिटिव करने के लिए हमको डी का साइन इस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि अगर वो राइट हैंड साइड में आ जाए तो राइट हैंड साइड में आने के बाद भी वो कैसा रहे, पॉजिटिव रहे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए प्लेन का जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 4 बराबर 0, और हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, यानी कि lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर p के फॉर्मेट में बदलना है। तो क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि इस जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में बदलें तो आपको d को इस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि अगर वो राइट हैंड साइड में जाए तो वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो +4 है और राइट हैंड साइड में अगर इसको भेजेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो राइट हैंड साइड में जाने के बाद भी पॉजिटिव रहे तो इसका मतलब इस साइड में उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, और इस साइड में नेगेटिव करने का तरीका क्या है, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आप इस इक्वेशन को लिखिए -2x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0। अब आप इसको लिख सकते हैं -2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 4। तो राइट हैंड साइड में जो 4 है वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब आपको क्या करना है, ये ए बी और सी हैं तो आपको बस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग देना है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस -1 का स्क्वायर यानी 1 और +2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो 4 + 1 + 4 यानी कि 9, अंडर रूट 9 यानी 3, यानी आपको 3 से भाग देना है। तो 3 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, -2/3
3x प्लस माइनस 1/3y और प्लस 2/3z इक्वल्स 4। अब ये किस फॉर्मेट में आ गया? ये आ गया आपका इस फॉर्मेट में lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स p। अब ये क्या है? ये नॉर्मल फॉर्म में प्लेन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेन दिख रहा था ऐसा, तो ये प्लेन का ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। अब इस नॉर्मल फॉर्म से आपको दो बातें पता चल गई। पहली बात कि ओरिजिन से अगर उस प्लेन पे परपेंडिकुलर डालें तो उस परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगी वो -2/3, -1/3 और 2/3 होंगी। ठीक है। और ओरिजिन से प्लेन जो है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 4/3 हो जाएगी। यहाँ पे 4/3 होगा, 3 से भाग देंगे तो ठीक है। तो वो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो प्लेन की, वो कितनी हो जाएगी? 4/3 हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो d है, तो d को अगर आप राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको सीधे लिखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 2। तो 2 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नहीं होता तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते, पॉजिटिव है तो कुछ करना ही नहीं है। अब ए बी सी के जगह पे 1 1 और 1 है, तो इसका मतलब √a² प्लस b² प्लस c² यानी 1 + 1 + 1 यानी √3 से भाग दे देंगे तो हमारा ये नॉर्मल फॉर्म में बदल जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 1/√3x प्लस 1/√3y प्लस 1/√3z इक्वल्स 2/√3। तो ये प्लेन का कौन सा फॉर्म हो गया? ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। इस नॉर्मल फॉर्म से ये पता चल रहा है कि प्लेन के नॉर्मल की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो 1/√3 1/√3 1/√3 है, और प्लेन की ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2/√3 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम दिए गए जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन का फॉर्मेट था, नॉर्मल फॉर्म। प्लेन का इक्वेशन एक और फॉर्मेट में बदला जा सकता है, उसको भी हम देख लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो अगला हमारा फॉर्मेट है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो इसके लिए भी फिगर वही होगा जो हमने पहले बनाया था। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, और एक दिया गया प्लेन है जो तीनों एक्सेस को काट रहा है, तीनों एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे किया, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे किया, और जेड एक्सिस को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है। मान लीजिए इस प्लेन का जो इक्वेशन है वो फिलहाल हम मान के चल रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी बराबर 0 है। और मान लीजिए कि जिन जिन पॉइंट्स पे वो काट रहा है एक्सेस को, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं a 0 0 0 b 0 और 0 0 c। तो अब चूंकि ये प्लेन एक्सेस को ए बी और सी पे काट रहा है, तो इसका मतलब ए बी और सी भी प्लेन पर ही स्थित होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ए का कोऑर्डिनेट जो है वो इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की जगह पे ए हो जाएगा, वाई की जगह पे 0 हो जाएगा, और जेड की जगह पे भी 0 हो जाएगा। तो अगर हम ऐसा रख दें तो देखिए क्या मिलेगा हमको, a × a प्लस 0 प्लस 0 और प्लस डी इक्वल्स 0। यानी यहाँ से हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू आ गई -d/a। ठीक है। अब ऐसे ही ये प्लेन जो है वो इस पॉइंट से भी जाता है, तो इसका मतलब 0 प्लस बी बी प्लस 0 प्लस डी इक्वल 0। तो यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू आ गई -d/b। ठीक है। और यही सेम प्लेन इस पॉइंट यानी कि 0 0 सी से भी होके जाता है, तो ये कोऑर्डिनेट्स भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी 0 प्लस 0 प्लस कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी और प्लस डी इक्वल्स 0, यानी कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी -d/स्मॉल सी। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इन सब की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में वापस से रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा? -d/ax -d/by -d/cz इक्वल्स -d। तो -d कैंसिल कर दें तो हमको मिल जाएगा x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स 1। ये प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गया।
ठीक है, ये प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन को देखकर साफ साफ ये पता चल रहा है कि जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को ओरिजिन से बी डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जेड एक्सिस को ओरिजिन से सी डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया प्लेन का, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स 1। अब जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है उसको भी हम इस फॉर्मेट में बदल सकते हैं। देखिए कैसे। जनरल फॉर्म क्या है हमारा प्लेन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स 0। आप क्या काम करिए, डी को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बराबर माइनस डी। अब माइनस डी से भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन माइनस डी प्लस बी वाई अपॉन माइनस डी प्लस सी जेड अपॉन माइनस डी इक्वल्स 1। अब इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन माइनस डी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस डी बाई बी और प्लस जेड अपॉन माइनस डी बाई सी इक्वल्स 1। तो आप देख सकते हैं ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी के बराबर 1 के फॉर्मेट में आ गया। तो इस प्रकार से हम जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो हमने 3 फॉर्म्स पढ़े प्लेन के, जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म। और हम देख सकते हैं कि जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में भी बदल सकते हैं और जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में भी बदल सकते हैं। मतलब 3 फॉर्मेट हैं, किसी एक फॉर्मेट को बाकी 2 फॉर्मेट में बड़े आसानी से बदला जा सकता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन था, यानी कि ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है। तो अगर कोई प्लेन ओरिजिन से होके जाता है तब क्या होगा। अगर कोई प्लेन ओरिजिन से मान लीजिए जा रहा है तो ओरिजिन से जाने का मतलब क्या है कि प्लेन पर ओरिजिन स्थित है। तो ओरिजिन स्थित है, इसका मतलब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो उस प्लेन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स का मतलब 0 0 0। तो अगर 0 0 0 इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0। तो अगर ये रख दें यहाँ पे तो हमको मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस d बराबर 0, यानी d का मान कितना आ गया, 0। तो d का मान 0 अगर वापस से इस प्लेन में हम प्लग इन करें तो क्या मिल जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला कि अगर प्लेन के इक्वेशन में, प्लेन का जो जनरल इक्वेशन है अगर उसमें कांस्टेंट न दिखे, अगर प्लेन के जनरल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट ही न दिखे तो इसका मतलब वो जो प्लेन होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि हम प्लेन के इक्वेशंस को देख के पता लगा सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी बातों को हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम कुछ स्पेशल रिजल्ट्स को देखने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू एक्सिस। यानी अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है या फिर जेड एक्सिस के पैरेलल है तो जो उसका इक्वेशन होगा वो कैसा हो सकता है। तो इसको समझाने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब मान लीजिए कि कोई प्लेन है जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। कोई प्लेन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस है क्या, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई और एक्स एक्सिस हमारा ये ऊपर की तरफ है। तो अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस को हम समझाने के लिए मान लीजिए इस लाइन से प्रकट कर रहे हैं। मान लीजिए ये लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही है और हमारे पास कोई एक प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। एक्स एक्सिस के क्या है, ये प्लेन पैरेलल है। तो अगर ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको। अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल होगा, ये जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस होती है हमारे पास 1 0 0। ठीक है, कैसे निकालेंगे। कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वाई से बीटा एंगल बनाती है, जेड से गामा एंगल बनाती है, तो उस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से दी जाती हैं। तो अगर एक्स एक्सिस ही वो लाइन है तो एक्स एक्सिस
खुद एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 0। cos 0 कितना हुआ, 1। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्रीज कितना हुआ, 0। और एक्स एक्सिस ही जेड एक्सिस से भी कितना एंगल बनाएगी, उससे भी 90 डिग्रीज बनाएगी, तो cos 90 डिग्रीज अगेन फिर से क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो 1 0 0 होंगी। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये जो प्लेन हमको दिख रहा है, इस प्लेन का इक्वेशन हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स 0। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। हमको उस स्थिति में इस प्लेन को देखना है जब ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल है वो इस x एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हमने प्लेन का इक्वेशन लिख दिया तो इसका मतलब प्लेन का जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, और वो है ए बी और सी। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज पता है ए बी सी, तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइंस भी पता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, एक ये लाइन है जो कि इस प्लेन का नॉर्मल है, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस ये हो गए L1 M1 N1, ठीक है। ये हो गया L1, ये हो गया M1 और ये हो गया N1। और ये जो प्लेन है ये खुद इस x एक्सिस के पैरेलल है, जिस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, 1 0 0। तो कुल मिला जुला के बस बात यही है कि यहाँ पे दो लाइंस दिख रही हैं, एक जो कि इस प्लेन का नॉर्मल है और एक दूसरी लाइन जो कि खुद x एक्सिस है, और ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर हैं, इसको हम मान लेते हैं, इस x एक्सिस के जो डायरेक्शन कोसाइंस है इसको मान लेते हैं L2 M2 N2, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं हमारे पास, दोनों की डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है, पहले की L1 M1 N1 और दूसरे की L2 M2 और N2। तो जब दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो हमको मिलेगा L1 इंटू L2 के जगह पे 1 प्लस M1 इंटू M2 के जगह पे 0 प्लस N1 इंटू N2 के जगह पे 0 बराबर 0। और ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, a बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 0। यानी अगर प्लेन x एक्सिस के पैरेलल हो गया तो उसके इक्वेशन में a नहीं आएगा, a क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब प्लेन का इक्वेशन कैसा दिखेगा, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो ये उस प्लेन का इक्वेशन हो गया जो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्लेन x एक्सिस के पैरेलल हो गया तो उसका इक्वेशन हो जाएगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। याद कैसे रखेंगे, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें a 0 हो जाएगा। a 0 होने का मतलब x एक्सिस का जो वेरिएबल है, यानी कि जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल x है, उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर ये प्लेन पैरेलल हो जाता y एक्सिस के, तो सेम इसी तरीके से हम चलते तो इस इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है यानी कि b 0 हो जाता, b 0 हो जाता, तब प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाता, ax प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। अगर यही प्लेन पैरेलल हो जाता z एक्सिस के, तो इसका मतलब यह है कि इस प्लेन के इक्वेशन में z का कोफिशिएंट नहीं रहता, यानी कि c 0 हो जाता। तो जब c 0 कर देते तो प्लेन का इक्वेशन आ जाता ax प्लस बी वाई और प्लस डी बराबर 0। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसके इक्वेशन में x का कोफिशिएंट नहीं रहेगा। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसके इक्वेशन में y का कोफिशिएंट नहीं रहेगा। और अगर कोई प्लेन z एक्सिस के पैरेलल है तो उसके इक्वेशन में z का कोफिशिएंट नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम उन प्लेन्स को समझ सकते हैं जो कि एक्सिस के पैरेलल हैं। अब क्या होता अगर यही प्लेन्स एक्सिस के पैरेलल ना होकर के एक्सिस के परपेंडिकुलर होते, तो हमारा दूसरा टॉपिक हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो इसको भी वैसे ही समझ सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। मान लीजिए कोई प्लेन है जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वो प्लेन है, ये वो प्लेन है जो y एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये प्लेन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और मान लीजिए कि ये ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है,
कुछ डिस्टेंस पर है। इस डिस्टेंस को फिलहाल p मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये प्लेन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और p डिस्टेंस पे है तो हम देखने वाले हैं कि तब इसका इक्वेशन क्या होगा। तो फिलहाल मान लीजिए कि प्लेन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। तो चूंकि ये प्लेन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि y एक्सिस इस प्लेन के लिए नॉर्मल का काम करेगी। तो y एक्सिस अगर इस प्लेन के लिए नॉर्मल का काम कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेन का इक्वेशन होगा, ठीक है, उसके नॉर्मल की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो वही होंगी जो y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस है। और y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, 0 1 0। अगर आप चाहें तो प्लेन का इक्वेशन ऐसा न लेकर के ऐसा ले सकते हैं, lx प्लस my प्लस nz बराबर p, यानी हम चाहें तो नॉर्मल फॉर्म लेकर चल सकते हैं, इससे हमें थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो हम प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में न लेकर के नॉर्मल फॉर्म में ले लिए हैं। तो ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से p डिस्टेंस पर है। तो चूंकि y एक्सिस की ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब y एक्सिस इसके लिए नॉर्मल का काम कर रही है और y एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, 0 1 0। और प्लेन में यहाँ पे जो l m और n दिख रहा है वो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस ही है। इसका मतलब l का मान 0, m का मान 1 और n का मान 0। अगर ये सब इसमें रख दे तो क्या मिलेगा हमको, y इक्वल्स p, y इक्वल्स p। यानी उस प्लेन का इक्वेशन जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से p डिस्टेंस पर है, ठीक है, ओरिजिन से p डिस्टेंस पर है, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर p। यानी अगर वो y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसके इक्वेशन में केवल y ही आएगा, x और z नहीं आएंगे, और जितनी डिस्टेंस पर वो ओरिजिन से होगा बराबर वही डिस्टेंस हमको रख देना है। तो हम सुविधा के लिए इस p को b से रिप्लेस कर दे रहे हैं। मतलब हम उस प्लेन का इक्वेशन देख रहे थे जो y एक्सिस के परपेंडिकुलर था और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे था, b डिस्टेंस पे था, तो उसका इक्वेशन हो गया y बराबर b। ऐसे ही अगर ये प्लेन इस बार हम एक्सिस को थोड़ा सा बदल रहे हैं, ठीक है, इसको हम x एक्सिस कह रहे हैं, इसको y कह रहे हैं और इसको इस बार z कह रहे हैं। मान लीजिए कोई प्लेन है जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से जो है वो a डिस्टेंस पर है। तो अगर ऐसा कोई प्लेन है जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, तो जैसा हमने इसमें बताया सेम चीज़ वही अगर यहाँ यूज़ करेंगे तो इसका इक्वेशन x बराबर a आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चूंकि ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा। तो x एक्सिस नॉर्मल का काम करेगा तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस वही होंगे जो x एक्सिस के होते हैं, यानी 1 0 0। तो इस इक्वेशन में l की जगह पे 1, m की जगह पे 0 और n की जगह पे 0 रख देंगे और p के जगह पे a रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर a। ऐसे ही अगर ये प्लेन ऐसा होता, ये हमारे पास x एक्सिस हो गई, इस बार हम इसको y कह दिए, इसको z कह दिए। आप मान के चलिए कि यहाँ पे जो राइट हैंड रूल है वो फॉलो हो रहा है। तो अब हम उस प्लेन की बात करते हैं जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है और कितनी डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं c डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से c डिस्टेंस पे है। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, z बराबर c हो जाएगा। z बराबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्योंकि इस बार z एक्सिस इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा और z एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं, 0 0 1। यानी इस बार l भी 0 है, m भी 0 है, n के जगह पे 1 रख देंगे और p के जगह पे c रख देंगे। तो इस इक्वेशन का प्रयोग करने पर हमको मिल जाएगा z बराबर c। तो इस प्रकार हमने 3 बातें देखी। अगर कोई प्लेन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर a। अगर वही प्लेन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से b डिस्टेंस पर है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर b। और अगर वो प्लेन z एक्सिस के परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से c डिस्टेंस पर है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा z बराबर c। ये तो इस प्लेन को समझने का एक नज़रिया हुआ। इसी चीज़ को हम एक दूसरे नज़रिए से भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, जो प्लेन आपका y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्या आप उसको, जो ये आपका zx कोऑर्डिनेट प्लेन है, क्या आप इस प्लेन को इस प्लेन के पैरेलल नहीं मान सकते? बिल्कुल है, ठीक है। अगर कोई प्लेन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका ये भी मतलब हुआ कि वो zx जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसके पैरेलल है। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू zx प्लेन, यानी कि जो कोऑर्डिनेट प्लेन zx है एंड एट ए डिस्टेंस b,
तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर b। ऐसे ही अगर कोई प्लेन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका ये भी मतलब हुआ कि वो जो हमारे पास yz कोऑर्डिनेट प्लेन है ये उसके पैरेलल हो गया। तो अगर उसके पैरेलल है और a डिस्टेंस पर है तो भी इसका इक्वेशन x बराबर a हो जाएगा। और ऐसे ही जो हमारे पास ये प्लेन है जो कि z एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो वो प्लेन असल में एक्स वाई प्लेन के भी क्या है, पैरेलल है। अगर प्लेन y एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है वो zx प्लेन के पैरेलल है। अगर वो प्लेन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो yz प्लेन के पैरेलल है। और ऐसे ही अगर वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो xy प्लेन के पैरेलल है। तो इसका इक्वेशन आप दो तरह से याद रख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस कहिए चाहे इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू जेड प्लेन कहिए, ये दोनों सेम बात है। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस कहिए या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन कहिए, ये भी बात सेम है। और ऐसे ही इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस कहिए या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन कहिए, ये भी बात दोनों सेम है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो प्लेन के बारे में जो भी हमारा बेसिक डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे हमें प्लेन और अच्छे से क्लियर हो पाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x + y + 2z + 3 = 0 फ्रॉम द ओरिजिन एंड ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ इट्स नॉर्मल। हमको एक प्लेन का इक्वेशन दिया गया है, हमको ये पूछा जा रहा है कि इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है और प्लेन का जो नॉर्मल है उस नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है वो है 2x + y + 2z + 3 = 0। अब ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेन का जो नॉर्मल है उस नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, यानी कि एल, एम और एन पूछा जा रहा है। और प्लेन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी कि स्मॉल p पूछा जा रहा है। तो ये बता पाना बहुत आसान हो जाता है जब प्लेन का इक्वेशन आपका नॉर्मल फॉर्म में दिया है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेन है वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं दिया गया। कैसे पता कि ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो एक्स, वाई और जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब ये कैसे पता? क्योंकि कोफिशिएंट्स अगर डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, यानी कि अगर वो एल, एम और एन होते हैं तो l² + m² + n² करने पर कितना आ जाता? 1 आ जाता। लेकिन आप अगर यहाँ पे 2 को l ले लें और y का जो कोफिशिएंट है यानी कि 1 उसको m ले लें और z के कोफिशिएंट 2 को n ले लें, तो आप अगर l² + m² + n² कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर 9 आएगा, न कि 1 आएगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। तो इसका मतलब इस जनरल इक्वेशन को हमको नॉर्मल फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो नॉर्मल फॉर्म में बदलने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप दाहिने साइड ले जाइए और इस प्रकार ले जाइए कि दाहिने साइड में जाने के बाद उसकी जो साइन है, उसका जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो पॉजिटिव होने का मतलब ये है, आप अगर इस समय इसको दाहिने साइड में ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि इसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव करने के लिए आपको इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको लिखिए -2x -y -2z -3 = 0। तो इसको लिख सकते हैं -2x -y -2z = 3। ठीक है, अब दाहिने साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव साइन के साथ आ गया। तो अब क्या करिए कि ये यहाँ पे a b c है तो आपको √a² + b² + c² से भाग देना है। तो √a² + b² + c² निकालेंगे तो आएगा √-2² यानी 4 + -1² यानी 1 और +-2² यानी 4। तो 4 + 1 5 और 5 4 9 यानी √9, यानी कि आपको 3 से भाग देना है। तो 3 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? -2/3x + -1/3y और +-2/3z = 3/3 यानी कि 1। तो अब ये इक्वेशन पूरी तरह से Lx + My + Nz = P के फॉर्मेट में आ चुका है। तो जो L, M और N है वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो P है वो प्लेन की ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बता रहा है। तो इसका मतलब नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू दिस प्लेन, तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस क्या गए? -2/3 -1/3 और -2/3।
और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो डिस्टेंस कितनी आ गई, वो डिस्टेंस p आ गई हमारे पास 1 यूनिट। यहाँ पे जब डिस्टेंस के बारे में पता नहीं है कि वो किस यूनिट में दी गई है, तो उस डिस्टेंस के बाद हमेशा यूनिट लिखा जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है या फिर जो ये क्वांटिटी है, ये एक डिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक है, ये डेफिनेट क्वांटिटी है। डेफिनेट क्वांटिटी का मतलब कि ये फिक्स है कि डिस्टेंस किसी न किसी यूनिट में होगी ही, ठीक है। अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हैं इसके बाद, तो इसका मतलब आपके पास ये निश्चितता नहीं है कि आपने किस पैमाने से नापा है। तो ये ऐसा करते हैं हम, अगर मीटर में रहेगा तो 1 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, और कुछ नहीं पता है तो उसके बाद यूनिट लिखा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास अगला एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट्स 6, 3, -4 फ्रॉम द एक्सिस एंड रिड्यूस इट टू द नॉर्मल फॉर्म। मतलब हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से 6, 3 और -4 का इंटरसेप्ट काटता है, और जब ये इक्वेशन आ जाएगा तो इस इक्वेशन को हमको नॉर्मल फॉर्म में भी बदलना है। तो जैसा कि हमें पहले से पता है कि अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट काटे, वाई पे बी इंटरसेप्ट काटे और जेड एक्सिस पे सी इंटरसेप्ट काटे, यानी प्लेन कुछ ऐसा दिखे, ठीक है, ये ए हो गया हमारे पास, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो हमें पता है कि ऐसे प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी इक्वल्स कितना होता है, 1 होता है। तो ए प्लेन द्वारा एक्स एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट है, बी वाई एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट है और सी जेड एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे ए बी सी के जगह क्वेश्चन में 6, 3 और -4 दिया गया है, यानी प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। तो 6, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 होता है। तो अगर 12 से दोनों साइड्स हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल्स कितना, 12। तो ये हमारे पास उस प्लेन का इक्वेशन आ गया जो एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट का इंटरसेप्ट काटता है, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काटता है और जेड एक्सिस पे -4 यूनिट्स का इंटरसेप्ट काटता है, ठीक है। तो ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब हमको क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि आप इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलिए। तो नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है। अब ए बी सी को अगर आप ध्यान दें तो ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 4 है और सी की जगह पे -3 है। तो आपको करना क्या है, बस √a² प्लस b² प्लस c² से भाग देना है। तो √a² प्लस b² प्लस c² करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और प्लस -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 9, यानी कि 4 प्लस 16 यानी 20 और प्लस 9 यानी 29, यानी √29 से आपको भाग देना है। तो √29 से अगर आप भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा, 2/√29x प्लस 4/√29y माइनस 3/√29z इक्वल्स 12/√29। तो ये हो गया प्लेन का नॉर्मल फॉर्म। इस नॉर्मल फॉर्म से आप प्लेन के बारे में 2 बातें जान सकते हैं। पहली बात कि प्लेन का जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन कोसाइंस 2/√29, 4/√29 और -3/√29 है। और दूसरी बात कि प्लेन की जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, 12/√29 यूनिट्स, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आप कह सकते हैं ये एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आने ही आने चाहिए। ये क्वेश्चंस ही बताते हैं कि आपको ज्योमेट्री की कितनी अच्छी समझ है। तो इसमें बोला गया है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी एंड सी सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज PQR, show that the equation of the plane is x/p plus y/q plus z/r equals 3, ठीक है। एक कोई प्लेन है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर, जेड एक्सिस को पॉइंट सी पर, और आपको बोला गया है कि ये जो ए बी सी पॉइंट्स हैं इनसे अगर हम ट्रायंगल बना दें तो उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं PQR। आपको प्रूव करना है कि तब उस प्लेन का जो इक्वेशन होगा वो x/p प्लस y/q प्लस z/r बराबर 3 के बराबर होगा। इसमें साफ साफ बोला गया है कि कोई एक प्लेन है जो एक्सिस को ए बी और सी पे काटता है। हम मान लेते हैं कि ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये
जेड एक्सिस हो गई, और ये वो प्लेन है जिस प्लेन की क्वेश्चन में बात की जा रही है, ठीक है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस को ए पर काट दिया, वाई को बी पे और जेड को सी पे। तो ए बी और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपको नहीं पता है, आपको प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो प्लेन का इक्वेशन है वो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स 1 है। ध्यान दीजिएगा, प्लेन का इक्वेशन आपको नहीं पता है, प्लेन का इक्वेशन आपको प्रूव करना है कि इतना आएगा। तो जो प्लेन दिया गया है उस प्लेन को हम फिलहाल मान लेते हैं कि उसका इक्वेशन है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। अब आप ये पूछेंगे कि हमने यही वाला फॉर्मेट क्यों चुना, इसके अलावा हम जनरल फॉर्मेट भी चुन सकते थे और नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन भी चुन सकते थे, लेकिन हमने इंटरसेप्ट फॉर्म ही क्यों चुना, क्योंकि हमें यहाँ पे ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। तो इस फॉर्म को अगर हम चुन रहे हैं तो ये पता है कि ओरिजिन से जो ए की डिस्टेंस है वो स्मॉल ए के बराबर है, जो बी की डिस्टेंस है वो स्मॉल बी के बराबर है, और जो सी की डिस्टेंस है वो स्मॉल सी के बराबर है। यानी हमको पहले से पता है कि इसका कोऑर्डिनेट ए 0 0 है, इसका कोऑर्डिनेट 0 बी 0 है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 सी है। तो अब ट्रायंगल के जो वर्टिसेज हैं यानी कि ए बी सी, तो उन ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। तो इसका जो सेंट्रॉयड होगा, सेंट्रॉयड का मतलब किसी भी ट्रायंगल का वो पॉइंट जहाँ पे उसके जो मीडियंस हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को उस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स को, ठीक है, सामने की जो साइड है उसके मिड पॉइंट से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन मिलती है उसी को हम मीडियन बोलते हैं। मीडियन बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, ठीक है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन यानी मीडियन। किसी भी वर्टेक्स को सामने वाली जो साइड है उसके मिड पॉइंट से जोड़ते हैं तो मीडियन मिलती है। ऐसे ही 3 मीडियन है ट्रायंगल में, अब वो तीनों मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमने पहले के वीडियो में आपको बता रखा है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 हैं, तो जो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट है वो हमने बता रखा है कि कितना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो मान लेते हैं इसका जो सेंट्रॉयड है वो g हो गया, g फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रॉयड। तो g का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, g का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x1 के जगह पे a, x2 के जगह पे 0 और x3 के जगह पे 0। तो a प्लस 0 बाई 3 यानी कि a बाई 3। ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 यानी कि 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3 यानी कि b बाई 3, और ऐसे ही c बाई 3। तो जब प्लेन का इक्वेशन हमने इतना मान लिया तब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको मिले, और इन कोऑर्डिनेट्स को अगर हम ये मान के चल रहे हैं तब इसका सेंट्रॉयड कितना आ गया, a बाई 3 b बाई 3 c बाई 3। लेकिन क्वेश्चन में ये सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं और वो क्या है, p q और r। तो इसका सीधा मतलब है कि a बाई 3 जो है वो किसके बराबर है, p के। तो इसका मतलब a कितना हुआ, 3 टाइम्स p। ऐसे ही b बाई 3 किसके बराबर है, q के। तो इसका मतलब b कितना हुआ, 3 टाइम्स q। ऐसे ही c कितना हो गया, 3 टाइम्स r। c कितना हो गया, 3 टाइम्स r। अब प्लेन का जो इक्वेशन है वो तो ये है। अब प्लेन के इक्वेशन में ए बी सी हमने मान के चला है, ठीक है। तो ए बी सी हमको पता नहीं थे, लेकिन जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से ए बी सी की वैल्यूज आ गई हमारे पास। ए की वैल्यू हो गई 3p, बी की हो गई 3q और सी की हो गई 3r। तो ए बी सी के ये मान अगर हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, x अपॉन ए की जगह पे 3p प्लस y अपॉन बी के जगह पे 3q और प्लस z अपॉन सी के जगह पे 3r बराबर 1। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड्स तो हमको क्या मिल जाएगा, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू प्लस z बाई r इक्वल्स 1, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। ये 3 होगा, ठीक है, ये 3 है, 3 से हमने दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 3 होगा। तो यही हमको प्रूव करना था कि उस प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू प्लस जेड बाई आर बराबर 3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो 3 टाइप्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। किसी भी एक फॉर्म को बाकी के 2 फॉर्म्स में भी आसानी से बदला जा सकता है, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे।